हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। 68th क्लास है जी, ये पेपर 1 की PYQs हम डिस्कस कर रहे हैं। 28 अगस्त का ये पेपर है शिफ्ट 1 का, जो कि इकोनॉमिक्स या बाकी जो भी सब्जेक्ट्स उस टाइम पे हुए होंगे एग्जाम उस दिन फर्स्ट शिफ्ट में, यानी कि 9 से 12 बजे तक। ठीक है जी। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 50 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इस बार की। अगर हम बात करें जो अगस्त में एग्जाम्स हुए हैं, सो 60th क्लास से हमने शुरू किया था, यानी कि ऑलरेडी जो है 60, 61, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8th, यानी ये 9th क्लास है टेक्निकली। ओके, मैं भूल जाती हूँ आजकल कुछ कुछ चीज़ें। तो ये 9th क्लास है टेक्निकली। सो एक और क्लास इसके बाद तो डेफिनेटली देखने को मिलेगी, यानी मिनिमम 20 पेपर में से 10 पेपर तो आपके कवर हो ही जाएंगे। ओके, बाकियों का पैटर्न भी सेम सा ही है। अगर मेरी सिचुएशन के हिसाब से मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाऊँ या ये क्लासेस बाकी की ना हो पाए, तो आपको जो है 10 क्लासेस तो एटलीस्ट देखने को मिलेंगी। एंड ऑलरेडी हमारे पास इट्स लाइक 70 तक क्लासेस आपकी हो जाएंगी। 11 हो गई तो 70 पेपर्स बहुत होते हैं। ठीक है, 10 इस बार के, 11 इस बार के, पिछली बार के थोड़े से। सो ओवरऑल आपको सिनेरियो सेम सा ही समझ आएगा, पैटर्न सेम सा समझ आएगा। तो अगर 70 पेपर आप डिस्कस करके जा रहे हो खुद के साथ, या एनालाइज करके जा रहे हो, प्रैक्टिस करके जा रहे हो, मोर देन इनफ है। ओके, आप ये मत सोचिएगा कि क्लास फर्स्ट से लेके जो पहले की क्लासेस हैं वो बहुत पहले करवाई हैं, या ऐसा कुछ नहीं। वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो हर एक साल के थोड़े थोड़े पेपर्स भी आप कर लोगे ना, तो वो भी मोर देन इनफ है। ठीक है, तो 70 क्लासेस बहुत होती है जी, मिनिमम 70 तो आपको देखने को मिलेंगी। उससे ऊपर भी 2-4 हो पाई तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जो है 70 क्लासेस करके जाइएगा। ओके, अब 50 क्वेश्चन है, इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगेन डीआई मैं फिर से बता रही हूँ, जिनको डीआई में दिक्कत आ रही है वो ये 70 क्लासेस के साथ 5 35 350 क्वेश्चंस, हर एक क्लास में 5 क्वेश्चन तो है ना। 350 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाइए, मोर देन इनफ है, आपका डीआई क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो इट्स बेटर कि आप पीवाईक्यूज से ही करें, मॉक टेस्ट वगैरह पे शिफ्ट ना हो, क्योंकि उनका पैटर्न अलग हो सकता है, तो वो आपको ओवर कॉन्फिडेंट या अंडर कॉन्फिडेंट जो है वो कर सकता है। ओके, पीवाईक्यूज से आपको एग्जैक्ट तरीका सा मिल जाएगा कि अच्छा इसी तरीके का डीआई पूछा जाता है। सो अगेन यहाँ पे आपको वोट पोल्ड जो है, नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, यानी जितने वोट्स पड़े हैं वो बताए गए हैं लाखों में, ये महीने में, ये किसी कंपनी के वोट्स हैं, ये सारे के सारे लोग हर एक महीने जो है, या अल्टरनेट महीने वहां पे वोटिंग होती है, तो वो 4 कंपनीज की ये बताई गई है, A, B, C और D कंपनीज हैं। ओके, ये यहाँ पे महीना है, जनवरी, फरवरी छोड़ के मार्च में, अप्रैल छोड़ के मई में, तो इस तरीके से अल्टरनेट मंथ में जो है वो वोटिंग करवाई जा रही है किसी न किसी वजह से। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इन ऑल द 6 मंथ्स कंबाइंड, यानी इन 6 के 6 महीनों में कितना परसेंटेज मोर वोट्स आर रिक्वायर्ड बाय कंपनी ए। 6 के 6 महीनों में ए कंपनी के अगर मैं सारे वोट्स जोड़ दूं तो उसको कितने वोट्स की जरूरत और पड़ेगी, कितने परसेंटेज ज्यादा वोट्स की जरूरत पड़ेगी किसके बराबर लाने के लिए, जो कंपनी डी में वोट्स पड़े हैं उसके बराबर लाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे ए और डी के वोट तो निकालने पड़ेंगे ना, तो ए के वोट्स जोड़ लीजिए यहां से। 1.5 देखो, 1 2, देन 1.5 और 1.5 3, 3 और 3 6, 7 और 8, ठीक जोड़ा है ना मैंने, 3 4 5 6 7, 7 और 3 10, तो 10 लाख वोट पड़े हैं जी कंपनी ए में। कंपनी डी की आप बात करेंगे, 4 और 4 8, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 21 22 23, 24 और 24.5। ठीक है, तो 24.5 लाख। ओके, ये वोट पड़े हैं। अब मेरा क्या यहाँ पूछ क्या रहे हैं कि कितने परसेंटेज वोट की जरूरत और पड़े, कितने परसेंट मोर की। तो पहले तो मैं ये देख लूं कितने ज्यादा हैं, तो 24 24.5 में से आप 10 माइनस कर दीजिए, तो आपके पास आ गया 14.5, यानी 14.5 लाख की और जरूरत है इसके बराबर आने के लिए कंपनी ए को। तो 14.5 लाख कितने डिवाइड बाय क्या आ जाएगा आपका 10 लाख, क्योंकि 10 से ज्यादा की जरूरत है, इनटू में 100, 0 से 0 कट, 145 आपका आंसर आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, तो आंसर हो गया सेकंड। सिंपल सा है, आपको सिर्फ स्टेटमेंट समझ आनी चाहिए। परसेंट मोर या लेस कैसे निकालते हैं या फिर परसेंटेज कैसे निकालते हैं।
व्हाट इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज डिक्लाइन इन वोट्स ऑफ बी इन मई, ये है बी, ये है मई, ठीक है, किसके कंपैरिजन में, इन कंपैरिजन टू जनवरी, इसी के जनवरी के, यानी जनवरी से मई में कितना परसेंट डिक्लाइन हुआ है वो डिवाइड बाय, क्योंकि रेशियो पूछा है ना, डिवाइड बाय परसेंटेज डिक्लाइन इन वोट्स ऑफ सी इन नवंबर एज कंपैरिजन टू जनवरी, ठीक है, यानी ये 3 से 1.5 लाख, यहाँ 2.5 से 1 लाख, तो ये जो डिक्लाइन हुआ है ये कितना, देखो डिक्लाइन तो हमें साफ साफ माइनस करके पता चल जाएगा, बट इन्होंने पूछ लिया परसेंटेज डिक्लाइन का रेशियो, ओके, तो पहले आपको परसेंटेज निकालनी पड़ेगी, यानी कि 2.5 में से 1 गया तो कितना आया 1.5, सो 1.5 कितना परसेंटेज डिक्लाइन है, सो 1.5 डिवाइड बाय 2.5 इंटू 100, ये परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है, 5 दिए 15, 5 5 25, 5 दूनी 10 और 0, 3 दूनी 6 और 0, यानी 60% डिक्लाइन आया है अगर हम बी की बात करें तो। अगर हम सी की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 से 1.5 पे आ गए हो आप, यानी 1.5 का डिफरेंस है, डिवाइड बाय 3 से ही डिक्लाइन हुआ है ना, इनटू में 100, ठीक है, तो ये 3.0 या 3 जो भी आपका, तो ये क्या आ जाएगा जी आपका 3 5 15, 3 5 0.5 ना, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई आपने की तो आपका क्या आ गया, हाँ 50 आ गया, ठीक है, ठीक है, तो ये 50%, ये 60%, अब इसका रेशियो पूछा है तो 60/50 होगा जी, यानी कि 6/5 जो है वो आपका रेशियो आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड आंसर आ जाएगा, ओके। देन है इन द मंथ ऑफ सितंबर द एडिशनल नंबर ऑफ वोट्स नीडेड बाय ए एंड बी टुगेदर, ये है सितंबर, ये है ए, ये है बी, ठीक है, टुगेदर टू गेट 7% मोर वोट देन डी, तो सितंबर में पूछा है, ये 2 और 2 हैं, ठीक है, सो अब ये पूछ रहे हैं कि सितंबर महीने में एडिशनल नंबर ऑफ वोट्स कितने चाहिए होंगे ए और बी को इकट्ठा मिला के, यानी दोनों का इकट्ठा कितने हैं 4 लाख वोट हैं, डी के कितने हैं 4.5 लाख वोट हैं, ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं कि इन दोनों को इकट्ठा मिला के 4.5 का भी 7% आपको ज्यादा मिले, उतना आपको बताना है कि कितने वोट्स की जरूरत पड़ेगी, तो पहले मैं 4.5 का 7% कैलकुलेट करूंगी, राइट, तो ये आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 7 35, 3 7 चौके 28, 29 30 31, डिवाइड बाय 100, यानी 0.315 जो है वो ज्यादा, यानी 4.5 में ये ऐड कर दीजिए, तो 5 1 8.4, यानी मुझे 4.815 तक जाने की जरूरत है, कहां से 4 से, तो 4 लाख हैं, 4.815 लाख तक जाना है अपने को, तो कितना बच गया 0.815 लाख, लाख में दे नहीं रखा, तो 3 और 2 5, यानी 8 1 5 0 0, 81,500 आ जाएगा जी, 81,500 वोट्स की और जरूरत पड़ेगी, किसको, ए और बी को इकट्ठा मिला के, ताकि वो डी में जो वोट पड़े हैं उससे भी 7% ज्यादा वोट जो है उनके हो जाएं, ठीक है, क्लियर, आंसर आपका सेकंड आ गया। एज टेबल इन मंथ ऑफ जुलाई, जुलाई की बात हो रही है, वोट्स ऑफ डी एंड सी, सी और डी की बात हो रही है, डी और सी का है, एक्चुअली डी और सी का रेशियो जो है वो 9:5 है, ठीक है, ये रहा 25 और 45 है एक तरीके से, सो 45 डिवाइड बाय 25, क्योंकि पॉइंट पॉइंट हटा दिया मैंने, सो 5 नीम 45, 5 5 25, तो 9:5 में है ये, ओके, अब हमसे बोला है कि अगर डी के वोट सेम रहते हैं, यानी डी के 4.5 को हम चेंज नहीं करेंगे, हम सी के वोट्स को कितना इंक्रीज करें, कि इसको कितने परसेंट से इंक्रीज करें टू मेक द रेशियो 5/9, ठीक है, सो हमें यानी कि रेशियो उल्टा करना है बेसिकली जुलाई के महीने में, तो कैसे सोल्व होगा ये, हम इसको ये देख सकते हैं, देखो इसमें रिवर्स भी हो सकता है आपका कि कितना परसेंटेज इंक्रीज करोगे आप, ओके, कि 2.5 का मैं 80%, 124%, 144%, ये भी कैलकुलेट कर सकती हूँ ताकि मुझे कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि काफी कंफ्यूजन हो सकता है इस क्वेश्चन को सोल्व करते हुए, ओके, तो मान लो मैं करके देख रही हूँ 80%, ठीक है, कि मैंने अगर 2.5 को 80% से इंक्रीज कर दिया, मतलब यही इधर आ जाएगा, सेम ही बात है, ठीक है, 0 0 25 8 200, यानी डिवाइड बाय दिस ना 2% आ गया, ये 0 भी तो कट होएगी पॉइंट हटा के, ठीक है, तो 2%,
यानी कि एक सेकेंड, यानी कि 2 एक्चुअली, ठीक है। सो आपका 2.5 का 80% जो है वो 2 आ गया, और हमारे पास ऑलरेडी कितना है 2.5 है, तो 2 और 2.5 यानी 4.5 हुआ ये तो 4.5 तो अगर 80% इंक्रीज होगा इसमें सी वाले वोट्स में, ये हैं सी के वोट्स जुलाई में, तो 80% इंक्रीज के बाद तो हम 4.5 तक ही पहुंचे, यानी कि 4.5 डिवाइड बाय 4.5, ये तो रेशियो ही 1:1 आ गया, राइट। तो यानी ये तो नहीं होगा। ओके ऐसे ही जब आप कैलकुलेट करके देखोगे तो आप कैलकुलेट किस में जाओगे, 2 to 4 में ना, आंसर आपका 2 to 4, हाँ 2 to 4% जब आप करके देखोगे 2.5 का, तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, एक सेकेंड रुकिए, मैं आपको एग्जैक्ट आंसर जो है वो बता देती हूँ। अगर आप 124 करके देखोगे तो आपका परसेंटेज आएगा, जैसे यहाँ पे आया था 2, फिर आपने 2.5 प्लस किए तो 4.5 ही बना, ठीक है। हमें करना क्या है, ये जो 4.5 ये है जुलाई का डी वाला, इसके डिवाइड में अपना इनमें से निकालना है कुछ, ठीक है। जब आप 124% निकालोगे तो 3.1 आएगा, 2.5 जोड़ के आपके पास हो गया 5.6, यानी इसके डिवाइड में 5.6 आपको करना पड़ेगा। सो 5 निम ये तो जाएगा ही नहीं, 5, हाँ ये डिवाइड ही नहीं हो रहा अभी तो, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा अगेन। देन यहाँ पे 144 का आप देखोगे तो 3.6 आएगा, और ये आपका 5.6 आएगा। इनको प्लस करके आपके पास आ गया 6.1, और यहाँ पे आ गया 8.1। तो जब आप 4.5 जो डी वाला है उसको 8.1 से डिवाइड करोगे तो 9 5 45 और 9 9 81, तो ये रेशियो जो अपना ये था 4.5 डिवाइड बाय 2.5, यानी कि 5 9 45 और 5 5 25, ये अब अपना 5/9 हो गया अगर 22-24% इंक्रीज अगर हम करते हैं, ठीक है। तो सी को हम 224% बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, टोटल 8.1 हो जाएगा 2.5 से, और जब हम इसका रेशियो निकालेंगे डी के साथ तो वो अपने पास आ जाएगा 5:9, जो कि एग्जैक्ट उल्टा होगा। ओके देन है नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इन फेवर ऑफ ए एंड सी टेकन टुगेदर इन जनवरी मई एंड सितंबर। ये जनवरी, ये मई, ये सितंबर, वोट्स किसके साथ ले रहे हैं हम, ए और सी के, ठीक है, ए सी ए सी ए और सी, ठीक है जी। ये अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट लेस देन है नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इन फेवर ऑफ बी एंड डी। ये लीजिए बी एंड डी का मार्च जुलाई नवंबर में, मार्च जुलाई नवंबर, बी और डी, यानी ये, ठीक है, जो मैंने ग्रीन, यानी ओके 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 रुको रुको, ग्रीन करते करते एक गड़बड़ हो गई, हाँ ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ये जुलाई और ये आपका नवंबर, ठीक है जी। अब इनका परसेंटेज लेस पूछा है, यानी पहले इनको टोटल करो सारों को, यानी मैं क्या करूंगी, ग्रीन ग्रीन वालों को टोटल कर देती हूँ पहले, 3 + 4 7, 1 8, 8 और 9 10 11 12, 13 14 15 16 17 18, और ये हो गया आपका 18.5, ठीक है, 18.5, ठीक है। देन आपका दूसरा है जनवरी वाला, उसमें क्या है अपना 1.5 1 2 3 2.5 एंड 3.5, तो ये कितना आ गया, 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7 8 9 10 11 12 13 और 13.5, 13.5, ठीक है। यानी एक नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इन फेवर ऑफ ए सी जनवरी मई और सितंबर में है 13.5, यानी 13.5 लाख, और अपने दूसरे बी और डी में जो ये ईयर्स हैं उनमें है अपने 18.5, 18.5। अब पूछा है कि ये जो जनवरी वाले हैं यानी कि 13.5 है, ये कितना लेस है, कितना परसेंट लेस है, कितना लेस और परसेंट लेस में फर्क हो जाएगा, ठीक है। पहले हम देखेंगे कि कितना लेस है, यानी 18.5 माइनस 13.5, तो आंसर आ गया 5, यानी 5 लाख जो है उसका डिफरेंस है, 5 लाख कम है ये, सो 5 लाख कम है किससे, 18.5 से, इनटू में 100, तो ये परसेंटेज आ गया, ठीक है। यानी कि 5 3 15 16 17 18 3 5 7 35, तो आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आएगा जी 27%, ठीक है।
आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो आंसर इसका हो गया फर्स्ट। ये हो गया आपका डीआई। डीआई में आपको और कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, सिंपल से ही मल्टीप्लाई, डिवाइड, परसेंटेज, रेशियो यही पूछे जाते हैं। A teacher wants to integrate SWAM into the curriculum to enhance learning. Which of the following benefits of SWAM should the teacher highlight to the students? तो SWAM को इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं ताकि लर्निंग एनहेंस हो सके। SWAM के कौन से बेनिफिट्स टीचर जो है वो हाईलाइट करना चाहिए टीचर को क्लास में? फ्री एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशनल रिसोर्सेज, डेफिनेटली कि फ्री एक्सेस है। अपॉर्चुनिटी फॉर लाइव इंटरेक्शन, लाइव इंटरेक्शन नहीं है। पीयर रिव्यूड असाइनमेंट भी नहीं है, आपको सेल्फ असेसमेंट करनी पड़ेगी। सेल्फ बेस्ड लर्निंग डेफिनेटली है। सो ए और डी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, यानी सेकंड। ओके, बाकी दोनों चीजें नहीं है अवेलेबल। 4 क्वाड्रेंट हैं इसके, चारों के चारों आपको पता होने चाहिए। Which of the following best exemplifies the zero transfer of learning? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग करवा रखा है, जब एक लर्निंग का दूसरी लर्निंग के ऊपर कोई इंपैक्ट ना पड़े तो वो जीरो ट्रांसफर होगा। ठीक है, यूजिंग नॉलेज ऑफ वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू अनदर सिमिलर लैंग्वेज, तो ये पॉजिटिव ट्रांसफर हो गया जी। ठीक है, हेल्प हो रही है दूसरी चीज सीखने में जो आपको पहले से आती है उसकी वजह से। अप्लाइंग टेक्निक्स ऑफ लर्निंग इन बास्केटबॉल टू इंप्रूव स्किल्स इन सोकर, तो आपने बास्केटबॉल में जो टेक्निक सीखी थी आप वो क्या कर रहे हो, सोकर की स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए यूज कर रहे हो, ये भी पॉजिटिव ट्रांसफर है। यूजिंग स्किल्स एक्वायर्ड इन कारपेंट्री टू एक्सेल इन पेंटिंग, सो कारपेंट्री और एक्सेल का तो लेना देना ही नहीं है, यानी ये अपना जीरो होना चाहिए। अप्लाइंग अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड टू फिजिक्स प्रॉब्लम, ये भी पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, सो बाकी सब एग्जांपल्स हैं वो पॉजिटिव ट्रांसफर के हैं। ये अपना किस चीज का है, जीरो ट्रांसफर का है कि कारपेंट्री अलग चीज है, एक्सेल जब आप पेंटिंग कर रहे हैं एक्सेल में वो अलग चीज है। ठीक है, टू एक्सेल इन पेंटिंग मतलब पेंटिंग और कारपेंट्री की बात हो रही है। आइडेंटिफाई द मेन प्री ऑक्यूपेशन ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च, तो क्वांटिटेटिव है तो मेजरमेंट होगा उसके अंदर, जनरलाइज भी आप करोगे लास्ट में। कोज एंड रिलेशनशिप और आपका डिस्क्रिप्शन, तो कारण बिकॉज जो है कोज एंड इफेक्ट का भी आपको आइडिया हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन नहीं होगा, डिस्क्रिप्शन फिर हम क्वालिटेटिव में देंगे अगर हमें 3 ही ऑप्शन चूज करने हैं तो। ओके, सो हम ए, सी और डी के साथ बी, हाँ सॉरी ए, बी और डी, कैजुअल डिस्क्रिप्शन नहीं होगा ना, सो ए, बी और डी के साथ जाएंगे। ओके, फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज, तो 2, 10, 30, 68, 130 अगली टर्म आपसे पूछी है। ये पैटर्न्स आपको पता होने चाहिए कि अच्छा 2 का स्क्वायर करेंगे या उसके अंदर क्या चीज ऐड करेंगे, तो वो आपको पता हो कि मैंने 2 का क्यूब किया तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 और 2 10, सो 1 का क्यूब किया तो 1 प्लस 1 कर दिया उसमें तो वो 1 आ गया। यहाँ पे 2 का क्यूब करके 2 ऐड करके 10 आ गया। मैं 3 का क्यूब करूं तो क्या आएगा, 3 3 9 27, उसमें 3 ऐड कर दिया तो 30 आ गया। 4 का क्यूब किया तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 और 4 68, आ तो रहा है पैटर्न। देन 5 का क्यूब 5 5 25, 5 125, 125 में 5 ऐड किए तो 130 आ गया। 6 6 36, 36 6 के 216, 216 में 6 और 6 12, 222, आंसर अपना सेकंड आ गया जी। ठीक है, क्यूब क्यूब करके ऐड करते जाओ। देन आईसीटी की टर्म्स आपको मेंशन है, सॉफ्टवेयर, वेब ब्राउजर, पीडीए, फायरवॉल, तो बाकी चीजें तो डेफिनेटली सुनी होनी चाहिए। ये पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जो है वो रहेगा। ठीक है, तो ये क्या चीजें हैं, तो ये देखो, ये पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जो है वो एक स्मॉल मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस होती है। बाकी चीजें आपको आइडिया होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर की जब हम बात कर रहे हैं तो एक सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट एनेबल्स हार्डवेयर टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क, तो वो हार्डवेयर को एनेबल करेगा ताकि वो टास्क परफॉर्म कर सके, ये अपना सॉफ्टवेयर रहेगा। ठीक है, यानी ये थर्ड एंड ये फोर्थ। वेब ब्राउजर क्या हो गया, अ मैकेनिज्म that isolate a network from the rest of the internet permitting only specific traffic, तो specific traffic तो एक firewall हो गई जी। एंड देन सॉफ्टवेयर जो एक्सेस करेगा, डिस्प्ले करेगा पेजेस को वेब के ऊपर, तो वो सेकंड का हो गया। ओके, आंसर आपका थर्ड हो गया। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है ये पीडीए, मतलब मल्टीपर्पज मोबाइल डिवाइस है एक तरीके से, स्मॉल हैंड हेल्ड कंप्यूटर है एक तरीके से, जो कि 1990s और 2000 में काफी पॉपुलर था। तो पीडीए की फुल फॉर्म याद रखिए कंप्यूटर की टर्म में।
एज पर क्लासिकल इंडियन ऑफ लॉजिक न्याय वर्बल टेस्टिमनी में क्या चीजें आएंगी? सो वर्बल टेस्टिमनी में ओनली इंजंक्टिव सेंटेंसेस। तो देखो ओनली तो वैसे ही, अगर आपको ये भी नहीं पता हो इंजंक्टिव क्या होते हैं सेंटेंसेस, सो तो भी आप ओनली को देख के कट कर सकते हो इसको, ओके। बाकी इंजंक्टिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो कोर्ट ऑर्डर देता है कोई चीज काम ना करने के लिए, तो वो चीज ठीक है, अथॉरिटी वाइज है, बट आप ओनली नहीं लिख सकते। वर्ड्स ऑफ अ स्क्रिप्चर, तो हाँ कोई स्क्रिप्चर लिखी हुई है तो उसको हम परम शब्द मानेंगे, जैसे वेदास को मानते हैं। वर्ड्स ऑफ एनी टीचर, नहीं जी। वर्ड्स ऑफ अ ट्रस्ट वर्दी पर्सन, तो आंसर अपना क्या आना चाहिए? बी और डी आना चाहिए, सेकेंड ऑप्शन, ओके। इंजंक्शन जो है वो कोर्ट ऑर्डर होता है जो यूजुअली बताता है कि नॉट टू डू समथिंग, कि क्या नहीं करना है आपको, ये नहीं करोगे आप, ओके। सो सिर्फ वो वाले, ये चीज हो सकती थी डेफिनेटली एज अथॉरिटी वाइज, बट ओनली दे दिया इन्होंने, ओके। Which of the following two propositions can neither both true together nor can they be false together? यानी A E I O square of opposition, कॉन्ट्राडिक्टरी तो गलत होती हैं, या सही, मतलब एक गलत होगी दूसरी सही होगी, ऑपोजिट होंगी। देन आपका ये बोल रहे हैं दोनों साथ में ना सही हो सकती हैं ना गलत हो सकती हैं, तो दोनों साथ में सही और गलत वाला कौन सा आएगा जी? देखो अगर मैं इन दोनों की बात करूं, ए और बी की, ए और बी तो वैसे भी ऑप्शन में नहीं है तो छोड़ो, ए और डी पे चलते हैं। ये है ए, ये है डी, यानी ये आपका ए है, ये आई है, ये ई है और ये ओ है, ओके। तो ए और ओ की अगर हम बात, ए और ओ मतलब ये ऑप्शन की, फर्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें, सो ए और ओ कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, एक सही होगी तो दूसरी गलत होगी, ना तो ये साथ में सही हो रहे हैं ना ये साथ में गलत हो रहे हैं, ठीक है। दोनों में से एक सही एक गलत होगा। सेम चीज अप्लाई होगी फिर ई और आई पे, यानी बी और सी ऑप्शन पे, पर बी और सी ऑप्शन यहां दे नहीं रखा है, तो ए और डी वाला ही बचा, तो यही है क्या आंसर? यही है, ठीक है। बी और डी की आप देखोगे, सो बी और डी सम स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, यानी आई और ओ की बात करेंगे तो ये दोनों साथ में ट्रू हो सकते हैं जी, ठीक है, कि कुछ स्क्वायर्स जो है वो रेक्टेंगल है कुछ नहीं है, ओके। तो ये साथ में ट्रू हो सकते हैं। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन है, वीआईपी क्लास में करवा रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है, प्लेलिस्ट चेक कर लेना। वीडियो ऑन डिमांड, डाटा कास्टिंग ऑन इंटरनेट, सिनेमा, टेलीविजन, अच्छा ये मैंने लिखा है हिंदी में वंदन और मंगलाचरण, यानी इनवोकेशनल। सो इट्स लाइक आप किसी से वंदना कर रहे हो, जैसे आप लोग कई बार बोलते हो ना कि मैम इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए या ये क्वेश्चंस करवा दीजिए, सो फिर मैं उस हिसाब से वीडियोस जो है बनाती हूँ, तो दैट इज ऑन डिमांड, सो वो इनवोकेशनल में जाएगा जी, ओके। नाउनेस, देयर एंड देन, प्रोडक्शन, एब्सेंस ऑफ बीइंग लाइव, सो एब्सेंस ऑफ बीइंग लाइव जो है वो डाटा कास्टिंग में होगा। डाटा कास्टिंग को हम डाटा ब्रॉडकास्टिंग की शॉर्ट फॉर्म मानते हैं, ठीक है। तो आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हो तो जो है वो आपका लाइव नहीं होगा, यानी फर्स्ट का फोर्थ, देन ये फर्स्ट। सिनेमा की बात करोगे तो देन एंड देयर प्रोडक्शन, और टेलीविजन जो है वो नाउनेस, ये कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगी, फोर्थ आंसर रहेगा। Excess presence of which one of the following in drinking water can elevate the blood pressure of humans? So एक टेबल आप लोगों को दी थी अगर याद हो तो आपकी पीडीई वाली वीआईपी क्लास में, ओके। सो जो पीपल डेवलपमेंट और एजुकेशन वाली क्लास है वो एक बार वीआईपी क्लास चेक करके देखिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर आपका लेड रहेगा, ओके। Reduced ability to remember information acquired after ऑनसेट ऑफ एमनीशिया, यानी कि एमनीशिया जब होगा, यानी आपकी मेमोरी जो है वो कम हो रही है या आपको अब चीजें याद नहीं रहती हैं, कब? जब ऑनसेट ऑफ एमनीशिया, यानी एमनीशिया के बाद की बात हो रही है, ओके। सो ये क्या है? बाद की, रेट्रोग्रेड नहीं हो रही है, पहले की बात नहीं हो रही, बाद की हो रही है, तो ये एंटेरोग्रेड एमनीशिया कहलाएगा जी। बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे रेट्रोग्रेड मतलब आप पीछे की मेमोरीज को नहीं रिकॉल कर पा रहे हो, एंटेरोग्रेड रहेगा कि आप नई मेमोरीज ही नहीं बना पा रहे हो, आगे की चीजें अब याद नहीं रहती हैं आपको, पहले वाली जो है बस वही ध्यान है। पोस्ट ट्रॉमेटिक एमनीशिया रहेगा जो एक इंजरी के बाद, एक ट्रोमा के बाद आपको हुआ है, आप भूल गए हैं कुछ चीजें। ट्रांजिएंट ग्लोबल एमनीशिया जो एक शॉर्ट लिव्ड कंडीशंस है जिसमें एंटीरो और आपके रेट्रो दोनों ही आ जाएंगे, ओके। इन्फेंटाइल यानी इन्फेंसी के टाइम की चीजें आपको ध्यान नहीं है जो सबके होता है,
ओके, डिसोसिएटिव एमनीशिया, तो ये आपका रहेगा एक मेंटल हेल्थ रिलेटेड कारण, इसमें मतलब उस वजह से जब आप जो है एमनीशिया आपको हो जाए या चीजें आपको याद ना रहें, तो एमनीशिया में रिड्यूस्ड एबिलिटी है कोई भी चीज या इंफॉर्मेशन को याद करने की। The features of media audience are, so inaccurate media coverage may mislead active audience. बिल्कुल, अगर आप इनएक्यूरेटली जो है मीडिया कवरेज करते हैं तो एक्टिव ऑडियंस को फर्क तो पड़ेगा, मिसलीड हो जाएगी। ऑडियंसेस कंज्यूम मीडिया कंटेंट ऑन एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवॉर्ड। ओके, इंफोटेनमेंट कैन बी डिसफंक्शन। हाँ, इंफॉर्मेशन प्लस एंटरटेनमेंट को जब आप मिक्स करते हो तो वो जो है एक डिसफंक्शन हो सकता है। ऑडियंस इज यूनिफॉर्म है ऑल मीडिया में, नहीं, यूनिफॉर्म नहीं है जी। कोई कोई चीज देखता है, कोई दूसरा चैनल देखता है, तो ऑडियंस जो है सारे मीडिया चैनल्स में या सारे मीडिया में यूनिफॉर्म नहीं है। द न्यू मीडिया डू नॉट प्रोवाइड वेराइटी ऑफ कंटेंट टू ऑडियंस, नहीं, नया मीडिया ही बहुत ज्यादा वेराइटी प्रोवाइड करता है, तो डी और ई तो नहीं आएगा। डी और ई अगर नहीं आया तो आंसर ही आपका ए बी सी बचा। ओके, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवॉर्ड में आप ये मान के चल सकते हो कि ऑडियंसेस जब मीडिया कंटेंट कंज्यूम करती हैं तो उसमें फिर वो सीखती भी हैं, एक्सपीरियंस गेन करती हैं, तो कुछ ना कुछ चीजें, और प्लस बीच बीच में कोई ना कोई रिवॉर्ड्स जो है वो चलते रहते हैं, तो वो भी एक रीजन हो सकता है। Which of the following statements are true in context of web conferencing? So it uses the internet to permit conferencing to take place. Definitely web पे हो रही है कॉन्फ्रेंस, ठीक है, यानी जो कॉन्फ्रेंस ऑफलाइन होनी चाहिए वो बैठ के अपने अपने लैपटॉप्स पे हो रही है, ठीक है। मल्टीपल कंप्यूटर्स आर यूज्ड विद दिस सिस्टम, ऑल कनेक्टेड ओवर द इंटरनेट। डेफिनेटली सारे के सारे कंप्यूटर्स यूज हुए हैं, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग बैठे हैं ना, जूम कॉल करते हैं, गूगल मीट करते हैं, सो वो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। डेलीगेट्स कैन नॉट लीव द कॉन्फ्रेंस वंस दे ज्वाइन, नहीं, वो बिल्कुल लीव कर सकते हैं, मर्जी उनकी, ठीक है। इट इज कैरिड आउट इन रियल टाइम, हाँ, वेब कॉन्फ्रेंसिंग है सो रियल टाइम में होगी, जैसे हम लाइव लेते हैं यूजुअली, उस लाइव में अगर आप जूम ले रहे हो या जूम पे या आपकी जो है गूगल मीट पे क्लास हो रही है, सो वहां पे आप फेस टू फेस इंटरेक्शन भी कर सकते हो, सो दैट इज सम सॉर्ट ऑफ वेब कॉन्फ्रेंसिंग आप मान सकते हो, बट डेलीगेट्स उसमें लीव कर सकते हैं जी। तो ए, बी और डी आपका आंसर रहेगा, ये सही है। स्वयं का कोर्स जो है इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द एंगेजमेंट ऑफ नंबर ऑफ डैश एंड नंबर ऑफ वीडियो आवर्स, तो नंबर ऑफ सेमेस्टर, मंथ, वीक, ईयर, तो नंबर ऑफ वीक्स में हम कंसीडर करते हैं जी इसको, नंबर ऑफ वीक्स एंड नंबर ऑफ वीडियो आवर्स की, कितने घंटे की वो वीडियो है। सेमेस्टर वगैरह जो है वो हम स्वयं में नहीं करते हैं, वहां पे यूजुअली वीक्स और मंथ्स, मतलब पर्टिकुलरली वीक्स के ही होते हैं कि 12 हफ्ते का है, 13 हफ्ते का, 10 हफ्ते का, 4 हफ्ते का है, ये वो कोर्स रहेगा। पर्टिकुलरली एंगेजमेंट आपको वीक्स में नजर आएगी। From the following, identify the propositions that are logically equivalent. So logically equivalent का आपको वही contraposition, conversion और obversion आना चाहिए। जब no वाली statement आ जाए तो फटाफट इसका obversion देख लो, no plants, sorry conversion देख लो, no plants are animals, no animals are plants, ये बिल्कुल ठीक है जी। ए बी है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन में ही नहीं दे रखा, तो हम क्या, नहीं, ऑप्शन में ए, बी और सी है, तो सी क्या है? ऑल प्लांट्स आर नॉन एनिमल्स, तो हमने नो को ऑल में चेंज किया, प्लांट और एनिमल को हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को चेंज किया और नॉन लगा दिया, तो आंसर ए, बी और सी रहेगा जी, ठीक है। तो यानी कि ये आपका, अच्छा मैंने वो स्लाइड नहीं डाली यहाँ पे, सेम स्लाइड है जो वीआईपी क्लास में आप लोगों को करवा रखी है, क्रिस्प वाली, जिसके अंदर आपको जो है वो क्या पता चल जाएगा, ए, ई, आई, ओ ये हैं, तो आप जो है यहाँ पे कि ये कंट्रापोजिशन और कन्वर्जन हो सकता है या कन्वर्जन और ऑपवर्जन, सो वो चीजें आपको याद रखनी है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरनेट कम्युनिकेशन, एब्सेंस ऑफ सब मीडिया, नहीं, एब्सेंस नहीं, प्रेजेंस है सब मीडिया की। सब मीडिया होता है जैसे कोई, आजकल जो जर्नलिज्म चल रहा है, जैसे ध्रुव राठी है, वो वीडियोस बनाता है और वो सबको अवेयर करने की कोशिश करता है, फैक्ट्स के बेसिस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू डाल के, चीजें ओवरऑल कंक्लूड करके, एनालाइज करके, सो दैट इज सम सॉर्ट ऑफ सब मीडिया, यानी कि इंडिविजुअल इंसान काम कर रहा है मीडिया के लेवल पे। ओके, मल्टी डाटा नेटवर्किंग, हाई फिडेलिटी रियलिज्म, सफिस्टिकेटेड रेसिप्रोसिटी, नॉन इंटरैक्टिव, तो डेफिनेटली नॉन इंटरैक्टिव होगा क्या? इंटरनेट कम्युनिकेशन है, इंटरैक्टिव रहेगा, कमेंट्स, पोस्ट, कई चीजें आप करते हो, सो ए नहीं आएगा जी फॉर श्योर, एब्सेंस नहीं है, प्रेजेंस है, और ई भी नहीं आएगा, तो बचा क्या? बी, सी, डी बचा,
ठीक है। सफिस्टिकेटेड रेसिप्रोकेसिटी है, रेसिप्रोकेट कर सकते हो आप, यानी इंटरेक्ट कर सकते हो। हाई फिडेलिटी है, अगर फिडेलिटी को देखेंगे तो हम क्वालिटी ऑफ बीइंग फेथफुल, यूजुअली बोलते हैं ना कि भाई आपका पार्टनर इनफिडेलिटी नहीं होनी चाहिए, या आप जो है इनफिडेलिटी बर्दाश्त नहीं करेंगे, सो किसी और के साथ, यानी कि आप जो है आपके प्रति फेथफुल ना होना। सो फिडेलिटी क्या हो गई, क्वालिटी ऑफ बीइंग फेथफुल, जो यूजुअली रिलेशनशिप्स के नाम पे यूज किए जाते हैं ये वर्ड, बट इन जनरल आप देखेंगे तो क्वालिटी ऑफ बीइंग फेथफुल। एंड मल्टी डाटा नेटवर्किंग आपको यहाँ पे नजर आएगी। ठीक है। सब मीडिया मैंने बता दिया। एक इंडिपेंडेंट क्राउड फंडेड, जैसे ज्वाइन का बटन या कुछ और, मतलब होता है ना क्राउड फंड कर रही है उसको, या जैसे यूट्यूब फंड कर रहा है। सो कलेक्टिव दैट प्रोड्यूसेस एनार्किस्ट एंटी कॉलोनियल मीडिया कंटेंट। ठीक है। देयर वर्क कंबाइंस एनालिसिस विद ओरिजिनल फुटेज, देन ऑफन यूजेस ह्यूमर या सार्केज्म या कन्फ्रंटेशनल, इस तरीके की चीजें भी इस्तेमाल वहां हो सकती है। अरेंज द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल मेजर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो देखो, 6th डिसाइल, डिसाइल 10 को बोलते हैं, 6 डिसाइल मतलब 60 की बात हो रही है। मीडियन बिल्कुल बीच का होता है, सो 50-50 हो गया, 50 है ये, 100 के बारे में लगा के चलें तो। थर्ड क्वार्टाइल मतलब 75 की बात हो रही, क्वार्टर ना 25 ठीक है। तो 25 प्लस 25 ये 50 हो गया, देन एक और 25 ऐड किया तो 75 हो गया, एक और करने के बाद तो 100 हो जाएगी। थर्ड क्वार्टाइल की बात हो रही है तो 75 की बात हो रही है, और ये 67th परसेंटाइल है। तो आपको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। सो बी ए डी सी, थर्ड ऑप्शन। ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, और अच्छा ये चीजें ना पता हो आपको, ये वाली जो है डेसाइल, मीडे, ये बेसिक स्टैट है आपका। ठीक है। तो ये स्टैटिस्टिकल मेजर मैंने बेसिक स्टैट की क्लासेस में करा रखे, 10 क्लास कराई थी पेपर 1 के लिए स्पेशली। ठीक है। वो आपको वीआईपी क्लास वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, एडवांस्ड वाटर ट्रीटमेंट की बात हो रही है। पीडी में वाटर ट्रीटमेंट करवाया था, पूरा प्रोसेस करवाया था, पीवाईक्यूज करवाए थे। ओके। सो वीआईपी क्लास पीडी की आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप बड़े बड़े पीसेस को हटाओगे, दैट इज प्राइमरी। ठीक है। ये देखो, तो सेकंड ऑप्शन आपको खुद ब खुद पता चल गया कि फिर आप रिमूव करोगे, रिमूवल होगा आफ्टर फ्लोक्यूलेशन एंड कोगुलेशन ऑफ वेस्ट। ओके। देन है ओजोनाइजेशन और डिसइंफेक्शन बाय अल्ट्रावायलेट रेज और रिमूवल ऑफ वेस्ट विद द हेल्प ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल। सो ये ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। सो आप देखो, डिसइंफेक्शन बाद में करोगे कंपैरेटिवली, पहले जो भी वेस्ट बचा है उसको आप सॉर्ट करोगे, तो आंसर आपका सेकंड आ जाएगा। ठीक है। यानी पहले टर्शरी लेवल पे आप जो है वो करोगे रिमूवल ऑफ वेस्ट, और एडवांस्ड लेवल पे जाके आप ओजोनाइजेशन और या फिर डिसइंफेक्शन करोगे यूवी रेज की हेल्प से। ओके। Which of the following indices represent the background level of noise pollution? तो ये भी पहले आया हुआ है क्वेश्चन। L90 जो है वो आंसर हो जाएगा। LN यानी जैसे 10, 25 ऐसे है ना, तो LN मतलब L1 से लेके L99 तक हो सकता है जब नॉइस लेवल 1% या 99% मतलब N% से इंक्रीज करे। ओके। तो जब हम बैकग्राउंड लेवल ऑफ नॉइस पोल्यूशन की बात करते हैं यूजुअली, तो हम 90% की बात करते हैं। ये स्टैटिस्टिकल नॉइस लेवल मेजरमेंट है, जो कि बैकग्राउंड नॉइस जो है या एम्बिएंट नॉइस मतलब पीछे जो नॉइस आ रही है उसकी बात कर रही है। फाइंड आउट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉलेजेस, जो यहाँ मेंशन कर रखे हैं। सेंट जेवियर, बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट, इस तरीके का एक आधा क्वेश्चन आएगा, और इसीलिए हम बोलते हैं, हम ये नहीं बोलते 50 में से 50 ठीक हो जाएंगे आपके। ओके। हमें 50 में से 50 ठीक करने भी नहीं है, हमें 40 प्लस ठीक करने हैं। तो उस 40 प्लस में 40 तक तो हो ही जाएंगे, उसमें जो बचे हुए 10 क्वेश्चन में गड़बड़ी हो रही है उनमें से ये क्वेश्चन डेफिनेटली रहेगा, अगर आपने पीवाईक्यूज से एनालाइज नहीं कर रखा है तो। ओके। पीवाईक्यूज में ऑलरेडी आपको हर बार बताती हूं कि ऐसा इंफॉर्मेशन आए, अगर ऐसी इंफॉर्मेशन, तो आप अलग पेज पे नोट डाउन उसको कर लीजिए। ठीक है जी। सो दिल्ली कॉलेज, सेंट स्टीफन कॉलेज, बंगाल नेशनल कॉलेज, बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट और सेंट जेवियर कॉलेज, ये जो है इनका क्या रहेंगी डेट्स, मतलब वो ईयर है। सो इस ईयर के हिसाब से आंसर तो हमारे पास है, बट स्टिल ड्रॉप कर रखा है ये क्वेश्चन। आई डोंट नो क्यों ड्रॉप हुआ है, इकोनॉमिक्स का पेपर था तो आई डोंट नो,
तो बट ये थर्ड जो है वो आंसर इसका हो सकता है एज पर, बट पॉइंट शायद इसलिए भी हो सकता है जैसे सेंट स्टीफन कॉलेज है, इन्होंने ये नहीं लिखा कहाँ के कॉलेज की बात हो रही है। ओके, सो सेंट स्टीफन कॉलेज जो है वो दिल्ली में भी मिल जाएगा, ये दिल्ली वाले का ही रेफरेंस है जो बहुत पहले ओपन हुआ था। देन आपका कहीं और किसी और जगह भी तो हो सकता है ना, तो वो जगह का नाम नहीं दे रखा, इसलिए एक रीजन हो सकता है कि मे बी इसको जो है वो ड्रॉप किया गया हो। Which of the following pair of acronyms and their expansion is incorrectly matched? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ये सारे के सारे ऑलरेडी आए हुए हैं पीवाईक्यूज में। ओके, सिंपल मेल ट्रांसफर प्लान, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। प्लान नहीं आएगा जी, प्रोटोकॉल आएगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, if Anup is a member of Animal Rights Society, then he opposes horse racing, and Anup opposes horse racing, therefore he is a member of Animal Society Rights Society. Okay, so ये फैलेसी में आ गया। आपकी सारी फैलेसीज बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझाई थी कि कॉन्सिक्वेंट क्या होता है, एंटीसीडेंट क्या होता है, अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट या डिनाइंग द एंटीसीडेंट क्या होगा, इनअप्रोप्रिएट अथॉरिटी क्या होगी। तो देखो अथॉरिटी की बात नहीं हो रही है, ना ही जनरलाइज किया जा रहा है। आंसर इसका रहेगा जी थर्ड, अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट। अब कॉन्सिक्वेंट और ये आपका जो है एंटीसीडेंट किसको लेते हो वो चीज भी डिटेल में करवा रखी है, सो प्लीज वीआईपी क्लास चेक कीजिए उस चीज के लिए, ठीक है, क्योंकि बार बार यहाँ पे वापस से समझाने लग जाए और वो भी रिकॉर्डेड क्लास में, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि मैं क्या बेस मान के चलूं। हो सकता है किसी बच्चे को बिल्कुल ना पता हो कॉन्सिक्वेंट और एंटीसीडेंट का, और किसी को बहुत अच्छे से पता हो, राइट। सो जिन्होंने वीआईपी क्लास देखी है उनको तो याद होना चाहिए कि क्या फैलेसीज करवा रखी है। Which of the following is or are environmental hazards due to geothermal power plants? तो नॉइज पोल्यूशन होगा, प्रोडक्शन ऑफ SO2 NOx होगा, प्रोडक्शन मतलब सारी टॉक्सिक गैस की प्रोडक्शन रहेगी, ठीक है। तो आंसर अपना फोर्थ हो जाएगा जी। चारों ऑप्शन सही हैं। जब आप हैजर्ड्स की बात कर रहे हो तो ये सारी चीजें होंगी, चाहे कोई भी पावर प्लांट हो एक तरीके से। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन, तो आपको ये मल्टीप्लाई कर करके प्लस करने हैं। देखो इस तरीके के क्वेश्चन में बेटर है आप थोड़ी सी मैकेनिकल मेहनत कर लो कि आप मल्टीप्लाई करके देख लो उस टाइम पे, अदरवाइज इस तरीके के क्वेश्चन रेयर आते हैं और आप अगर ट्रिक्स याद करने लग गए तो आप मैथमेटिक्स में ही उलझ के रह जाओगे, ऐसा मुझे लगता है। ओके, आप मैथ्स के बच्चे हैं तो डेफिनेटली आपको हेल्पफुल रहेंगी चीजें, बट अगर आपको मैथ्स से डर लगता है तो नॉर्मल जोड़ घटा गुना भाग आपको आना चाहिए, परसेंटेज निकालना आना चाहिए, उससे भी काम आराम से चल जाएगा। ओके, तो वो आराम से काम चलाने के लिए जब आप इसको डिवाइड करेंगे या प्लस करेंगे तो वो चीज आपको मिल जाएगी। मैं आपको वैल्यूज भी बता देती हूँ लिटरली जो मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी आएंगी। जब आप 6 वालों की मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में जाके ये जो है एडिशन वगैरह करके 0.2877834996 करके आएगा, सब कुछ जोड़ के, ठीक है, इसका और इसका एडिशन करके, एंड ये वाला आपका आ जाएगा 0.010658648, ये वाला। ओके, जब आप इसको डिवाइड करोगे, डिवाइड भी मत करो, ऊपर वाले को जब आप 27 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी एक तरीके से 1/27 है ना, हाँ, अराउंड एंड अराउंड आप देखिएगा, ठीक है, प्लस मतलब नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन डिवाइड है, करेंगे तो आंसर 1/27 आ जाएगा। ओके, Which of the following are released significantly during combustion of coal? तो कोल के कंबशन में क्या क्या चीजें रिलीज होती हैं? अमोनिया तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, सो ई तो नहीं होना चाहिए कोल के कंबशन में। देन आपका सूट सल्फेट, वैसे तो फ्लाई ऐश भी होगा, नाइट्रेट सल्फेट सूट, ये सारे से ही हो सकते हैं वैसे देखा जाए तो। ये क्वेश्चन भी ड्रॉप्ड है जी, शायद इसीलिए ड्रॉप्ड होगा बिकॉज ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो हमें खुद नहीं पता होती। तो कोल कंबशन एक डर्टी प्रोसेस है, रेंज ऑफ पोल्यूटेंट्स आपको दिखेंगे, तो देखो सल्फर डाइऑक्साइड दिखेगा, देन नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐश, ठीक है, और रेंज ऑफ हैवी मेटल्स, तो ये सारी चीजें ही आपको नजर आएंगी वहां पे। ओके, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग स्टोरेज, तो करेक्ट ऑर्डर आपको बताना है। इंक्रीजिंग डाटा स्टोरेज कैपेसिटी, तो हार्ड डिस्क की सबसे ज्यादा रहेगी जी, हार्ड डिस्क से पहले आपकी ब्लू रे डिस्क, उससे पहले CD कॉम्पैक्ट डिस्क होती है ना, रीड ओनली मेमोरी, तो कॉम्पैक्ट डिस्क की सबसे कम मिलेगी, देन DVD की मिलेगी।
तो CAD भी आपका आंसर हो जाएगा। एंशियंट बिल्डिंग्स के नाम है रत्ना सागर, रत्नादाधी एंड आपका रत्नारंजका। ओके, रत्नारंजका। तो इनमें से पूछा है कि कौन सी यूनिवर्सिटी का पार्ट है, तो ये सारे के सारे नालंदा यूनिवर्सिटी की जो है वो लाइब्रेरीज के नाम है एक तरीके से। तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो फाउंड की गई थी कुमारगुप्त वन के द्वारा, स्पेशलाइज्ड फॉर बुद्धिस्ट टीचिंग। तो यहाँ पे और भी चीजें फेमस लाइब्रेरीज हैं इसमें, ये तीनों की तीनों। ओके, ऑल दीज लाइब्रेरीज जो है उनको लोग एक कॉम्प्लेक्स में लोकेटेड हैं जिनको हम धर्मागंज बोलेंगे। ये इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। अ मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days, दूसरे आदमी जो है वो 10 दिन में कर देगा। तो अगर दोनों साथ में कर रहे हैं बट इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं तो कितने दिन में काम को वो पूरा करेंगे। तो यानी एक आदमी के एक दिन का वर्क रेट क्या हो गया 1/8, दूसरे का हो गया 1/10। तो टोटल कितना हो जाएगा, एक दिन में कितना काम करेंगे ये 80, 10 + 8 यानी 18/80। ये इनका एक दिन का काम है, तो टोटल दिन कितने हो जाएंगे, इसका ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो 9 दूनी 18 एंड 2 चौके 8 और 0, 40/9 यानी कि ये आ जाएगा जी 4/9 ऐसे लिखा जाएगा। ये 4 9 36 और 4 40 /9 यानी इतने दिन में वो काम पूरा करेंगे। ये हमने पर डे के हिसाब से, यानी उनका वर्क रेट कितना है, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 1/8 और ये 1/10। तो वापस से दिन निकालने के लिए मेरा जो रेशियो आया है मैं उसको उल्टा कर दूंगी। ओके, आंसर सेकंड आ जाएगा। इफ द स्टेटमेंट नो स्क्वायर्स आर सर्कल इज गिवन एज ट्रू, तो अगर आपको ये ट्रू दी गई है तो कौन सी चीज एकदम से फॉल्स हो जाएगी। सो अगेन AEIO, अगर ये गलत है तो इससे ऑपोजिट वाली, अगर ये सही है तो इससे ऑपोजिट कॉन्ट्राडिक्टरी जो है वो गलत हो जाएगी। ठीक है, तो गलत हो जाएगी यानी I, ये C गलत हो जाएगा जी। एक तो C गलत रहेगा, दूसरा सम सर्कल्स आर नॉट स्क्वायर्स, ये तो सही रहेगी। सो A तो आंसर में नहीं आएगा, A नहीं आएगा तो B और C बचा अपने पास। ओके, तो ये दोनों जो हैं वो इमीडिएटली गलत हो जाएंगे क्योंकि A और E साथ में सही नहीं हो सकती दोनों। ठीक है, साथ में गलत हो सकती है, सही नहीं हो सकती दोनों। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन शैल इंक्लूड यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज सच एज आइसोलेशन। तो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज कौन सी होनी चाहिए, आइसोलेशन नहीं होना चाहिए, अकेले वाली चीज थोड़ी ना, हम तो सबको साथ लेके चल रहे हैं। नॉन वायलेंस बढ़िया बात है, पीस भी बढ़िया बात है, अच्छा कंडक्ट भी बढ़िया बात है, पनिशमेंट टू क्राइम हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अपना BCD जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। ओके, द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूज बाय ऑर्डिनरी पीपल इज रेफर्ड टू एज, तो पॉपुलर जर्नलिज्म, कॉमन सिटीजन न्यू, तो नॉर्मल ऑर्डिनरी पीपल कर रहे हैं ना, तो सिटीजन जर्नलिज्म इसको बोलते हैं। ओके, in computing which of the following is a program downloaded and installed on a computer that appears harmless but in fact it is malicious। so ये ट्रोजन हॉर्स रहेगा। ठीक है, ये आपको लगेगा डाउनलोड करके कोई चीज पड़ी है तो वो हार्मलेस दिखेगी बट वो हार्मलेस नहीं है। टाइम बॉम्ब, वॉर्म, लॉजिक बॉम्ब, ये आपको जो है वो सही टाइम आने पे पता चलेंगे कि टाइम बॉम्ब है, लॉजिक बॉम्ब है, तो वो छुपे रहते हैं एक तरीके से। ट्रोजन हॉर्स जो आपने इंस्टॉल कर लिया, डाउनलोड कर लिया, आपको लग रहा है सब सही है बट सब सही नहीं है। A man deposited some amount of money in a bank at some simple rate of interest। सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट में PRT/100 फॉर्मूला होता है, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। ओके, ये तो याद होना चाहिए। यहाँ हैड ही डिपॉजिटेड द मनी एट, अगर 2% हायर रेट पे उसने किया होता तो उसको 360 रुपए जो है वो एक्स्ट्रा मिलते। ठीक है, 3 साल के लिए किया है ये। तो इसका अगर आप आंसर देखेंगे तो 6000 है। आप इसको बैक साइड से भी जा सकते हैं, जब यानी कि आप रिवर्स इसके अंदर कर सकते हो। मैंने कैसे कैलकुलेट किया था इसको, एक सेकंड, कहाँ गया मेरा सोल्यूशन, मैंने इसको रिवर्स करके कैलकुलेट किया था जी। 37 है ना, हाँ, मैंने इसको रिवर्स करके कैलकुलेट किया था कि आप इनमें से ये वैल्यूज उठाइए। जैसे आपने मान लो 6000 उठाया कि ये प्रिंसिपल है आपका, PRTR रेट है, 3 जो है आपका साल है, 3 साल के लिए, एंड डिवाइड बाय 100, तो ये आपका आ गया 180R। ठीक है, दूसरा क्या है, रेट जब 6000 अगर है सेम, तो रेट आपका R+2 हो गया क्योंकि आप 2% अगर बढ़ा देते हो उसको 3 साल के लिए, डिवाइड बाय 100, ये 20 से 20 कट, 6×18, तो 180 R+2 यानी 180R + 360।
तो ये 360 आपका एक्स्ट्रा होता। ठीक है, तो 6000 इसका आंसर बिल्कुल सही है। आप ऐसे ही 6200 7000 के लिए कैलकुलेट करोगे तो ये आंसर नहीं आएगा। ओके, बाकी आप नॉर्मल तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो कि 3 साल के हिसाब से आपने पी को एक्स मान लिया, पी मान लिया, तो पी आर टी बाई 100 किया, दूसरे में पी आर 2t बाई 100 किया, क्या सिंपल इंटरेस्ट आया। जो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे आई था वो यहाँ पे आई प्लस 360 आ गया। तो इस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, वो भी एक ऑब्वियसली वो जेन्युइन ज्यादा बेटर तरीका है, बट ये रिवर्स वाला तरीका मुझे कंपैरेटिवली इजी लगता है कि सोल्व हो जाए। Which of the following methods of graphical representation of data would be useful for depicting proportion? So proportion के लिए हम usually pie chart use करते हैं। ठीक है, proportion। कॉन्स्टेबल को कोड किया गया है 91, स्टेबल को कोड किया गया है 59, तो पोर्टेबल का क्या कोड होगा। ठीक है, तो वही ABCD आपको लिखनी है, A से लेके Z तक 1 से 26 नंबरिंग कर दीजिए। जैसे ABC, C का मतलब 3, O का मतलब 15, देन 14, N का मतलब 19, आपका S स्टेबल, देन 20T। तो इस तरीके से आप जब ऐड करेंगे तो आपका पोर्टेबल का आंसर भी आ जाएगा, 89 आएगा। करके देखिएगा। ठीक है, मैंने करके देखा हुआ है, आएगा आंसर सही है 89। अ सब्स्टिट्यूट फॉर द जेस्चरल कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट। तो आप इंटरनेट पे जेस्चर्स तो दिखा नहीं सकते, तो आप क्या दिखाते हो, इमोटिकॉन्स दिखाते हो, यानी जो अपनी इमोजीज बोल देते हैं जिनको, दोज आर इमोटिकॉन्स। ये क्वेश्चन रिपीट है, पहले भी आया हुआ है। Tendency of people being observed to act differently than normal as a result of their awareness of being monitored. तो जो लोगों की टेंडेंसी है कि उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है, ये सोच के वो अवेयर है इस बारे में, तो उनका नॉर्मल रिएक्शन नहीं आता, नॉर्मल से डिफरेंट आता है। यानी जो सब्जेक्ट है आपका वो अलग तरीके से रिएक्ट करेगा, दैट विल बी सब्जेक्ट रिएक्टिविटी। यहाँ पे ऑब्जर्वर बायस या ऑब्जर्वर ड्रिफ्ट नहीं है, ऑब्जर्वर आपको ऑब्जर्व कर रहा है, ये बात सब्जेक्ट को पता है, इसलिए वो डिफरेंट तरीके से रिएक्ट कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग चैनल्स ऑफ स्वयं प्रभा आर अंडर द कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन? तो सीईसी न्यू दिल्ली आपके पहले 10 चैनल्स को जो है वो ऑब्जर्व करता है, मैनेज करता है, तो यानी फर्स्ट, थर्ड एंड सिक्स्थ, तो BDE। ठीक है, 11 और 15 वाले चैनल को कौन मैनेज करेगा, ये आप बता दीजिएगा। लेब्स्टर, गूगल अर्थ, कहूत एंड पोल एवरीवेयर। पोल एवरीवेयर है तो रियल टाइम जो है वो पोलिंग आपको देखने को मिलेगी। ऑनलाइन क्विज और असेसमेंट की बात हो रही है तो ये कहूत भी कर देगा ये काम। अगर ज्योग्राफिकल एक्सप्लोरेशन की या वर्चुअल फील्ड ट्रिप की बात हो रही है तो ये गूगल अर्थ कर देगा, और वर्चुअल लैब और साइमुलेशन का काम लेब्स्टर कर देगा। आंसर थर्ड हो जाएगा। ओके, कमीशंस दे रखे हैं आपको। नॉलेज कमीशन काउंसिल, देखो नॉलेज कमीशन है तो नॉलेज कमीशन अभी 2007 के अराउंड 5 के अराउंड बना था, तो 50 नेशनल यूनिवर्सिटीज की एस्टेब्लिशमेंट तो यही बता सकता है ना। ठीक है, काउंसिल ऑफ एजुकेशन की बात करोगे तो ये प्री इंडिपेंडेंस बात हो रही है, तो बंगाल की जो यूनिवर्सिटी थी उसके सेटअप की बात हो रही है। हंटर कमीशन ने कॉलेज ग्रांट्स की बात की थी, और कोठारी कमीशन अपना, उसने तो सारे ही मतलब नेशनल लेवल पे ही हुआ था ना, ये पहला कमीशन अपना 1964 से 66 तक, जिसमें हमने बात की थी कि हम पूरी स्कूल से लेके और यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक की बात करेंगे, तो सेकंड ऑप्शन सुटेबल है। तो आंसर आपका थर्ड हो गया जी। ठीक है, ये नया क्वेश्चन है, फॉर्मूला आपको बता देती हूं। आर स्क्वायर ऑफ रिग्रेशन मॉडल जब आप कैलकुलेट करते हैं तो ये आर स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए 1 माइनस RSS डिवाइड बाई TSS आपको करना है, यानी 1 माइनस 5/20, 5 एकम 5, 5 चौके 20, यानी 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 4, तो 3/4, तो 4 7 28 एंड 4 5 20, तो ये आंसर 0.75 रहेगा। ऐसे ही आपको इनके लिए कैलकुलेट करना है। ओके, कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूला से, आंसर आपका सेकंड आएगा, बिल्कुल सही है। कैलकुलेट करके देखिएगा, जैसे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला था ऐसे ही आर स्क्वायर का फॉर्मूला है। एटलीस्ट ये 2-3 फॉर्मूलाज याद रखिए। अगेन आपका जो है बहुत अच्छा वो दे रखा है, क्या बोलते हैं इसको, पैराग्राफ। तो पैराग्राफ को पढ़िए, यहाँ पे आंसर्स आपके हाईलाइटेड हैं, मैं पढ़ के बताऊंगी तो और टाइम वेस्ट होगा अपना। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड आपको आंसर्स इसके अंदर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी में भी। ओके, फर्स्ट का आंसर सेकंड रहेगा, बाय इंक्लूडिंग ओडिया। जो आपका ये आपके कपिलेंद्र हैं, जो कपिलेंद्र देव आप पढ़ेंगे तो उन्होंने ओडिया लैंग्वेज को इंक्लूड किया था। देन है कपिल देव, ये कपिलेंद्र देव की मार्शल एक्सपीडिशन के बारे में कहाँ पे है, तो ये यहाँ पे आपको
अप टू कृष्णा, साउथ में आपको कृष्णा रिवर तक नजर आएगा, सेकंड ऑप्शन। देन थर्ड आपका मतलब 48th क्वेश्चन, ये भी उनका बहुत प्यार है किसके प्रति, जगन्नाथ भगवान के प्रति, तो थर्ड ऑप्शन। व्हाट वाज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट कल्चरल इम्पैक्ट, क्या इम्पैक्ट था उनका, तो यहाँ पे डिक्लाइन नहीं हुआ था, राइज हुआ था ओडिया लैंग्वेज का, तो ये एनकरेजमेंट ऑफ ओडिया लिटरेचर कंपोजिशन, ठीक है। विच मोनार्क इज क्रेडिटेड, तो कौन सा मोनार्क, कपिलेंद्र देव, जो पूरा का पूरा ये पैराग्राफ जिसके बारे में है, ठीक है जी। ये हो गए आपके 50 क्वेश्चन। कॉम्प्रिहेंशन के स्क्रीनशॉट लेके स्टॉप करके आप देख के आराम से पढ़ के सोल्व कर सकते हो। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपके लिए ये क्लास हेल्पफुल रही हो। मैंने थोड़ा सा 1 घंटे से पहले जल्दी खत्म करने की कोशिश की है ताकि आपको दिक्कत ना आए जब आप रिवाइज करें, ठीक है। तो आप स्टॉप करके देख लेंगे वो बेटर है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको भी स्पीड अप करके देखते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। Thank you so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free. And be consistent in your efforts. Take care. See you in next class.